नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम घटक 3 प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म इसका अध्ययन करने वाले हैं। पिछली कक्षा में आपने प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी प्राप्त किए थे। प्राकृतिक संसाधन सामान्य रूप से प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी और हवा प्राकृतिक संसाधनों के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मनुष्यों के हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से उत्पादित होते हैं। ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि ऐसे और कई अन्य प्राकृतिक संसाधन भी हैं जो आसानी से नहीं मिलते, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। कुछ प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन हम इस घटक में करने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हवा के गुणधर्म। भाग 1, हवा के गुणधर्म। हमारे चारों ओर हवा होते हुए भी दिखाई नहीं देती, फिर भी हम हवा के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। सांस लेते समय हवा नाक के अंदर ली जाती है। मुंह के सामने हाथ फूंक मारे तो हमें हवा का स्पर्श अनुभव करते हैं। अब हम एक कृति करेंगे। झाड़ू की सीख या शरबत पीने की एक स्ट्रॉ लेंगे। ठीक है, झाड़ू की सीख यानी झाड़ू की जो एक लकड़ी रहती है ना, वो सीख के मध्य एक धागा इस तरह बांध देंगे कि वह जमीन के समांतर रहे। सीख के दोनों ओर 2 समान आकार वाले गुब्बारे बांधेंगे। सीख आड़ी रहे, इसका ध्यान रखेंगे। अब एक गुब्बारा निकालेंगे और उसे फुलाकर फिर से सीख पर ठीक पहली जगह पर बांध देंगे। अब देखेंगे क्या सीख आड़ी रह पाती है क्या। फुलाया हुआ गुब्बारा और बांधा हुआ सीख का सिरा नीचे की ओर झुका हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हम एक स्ट्रॉ नली या सीख लेंगे। ठीक है, बीचों बीच एक धागा बांध लेंगे और दोनों समान दूरी पर समान आकार वाले 2 गुब्बारे बांधेंगे। आप देखेंगे जिस प्रकार तराजू का जो एंगल है, सीध खड़े रहते हैं आड़े पे, स्थिर पे, वैसा ही ये स्थिर होता है। ठीक है, फिर उसमें से हम एक गुब्बारा निकालकर उसे फुलाएंगे और पुनः उसे बांधकर उसी स्थान पर बांध देंगे। लेकिन अब वो क्या देखेंगे, वो स्ट्रॉ या वो जो सीख है वो क्या दिखेंगी आपको, जहाँ फुला हुआ गुब्बारा है उस तरफ आपको वो झुकी हुई दिखाई देंगी। तो ये ऐसा क्यों होता है, आप बता सकते हैं? अब देखो, पहले जो गुब्बारा है जो फुला हुआ नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरे गुब्बारे में हमने हवा भर दी। हवा भरने से क्या हो गया, वह हवा गुब्बारे के आकार अनुसार हवा उसमें समाविष्ट हो गई। ठीक है, उसमें द्रव्यमान यानी भार आ गया, वजन आ गया, और वजन होने के कारण वह भारी हो गई और वह झुक गई। ठीक है, यानी इस आकृति से हमें क्या स्पष्ट होता है कि हवा का भार होता है। गैसों का मिश्रण होने के कारण अन्य पदार्थों की तरह हवा का भी भार और द्रव्यमान होता है। यानी दुनिया की कोई वस्तु खाली नहीं होती है, प्रत्येक खाली वस्तु में हवा भरी होती है। ठीक है, आप यह प्रयोग घर में करेंगे। एक स्ट्रॉ नली लेंगे और 2 गुब्बारे लेंगे
दोनों समान आकार के होंगे। स्ट्रॉ के बीचों बीच एक धागा बांधेंगे, ठीक है, और एक गुब्बारे को हम फुलाएंगे और यह प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है इस प्रयोग से कि हवा का भार होता है। गैसों का मिश्रण होने के कारण अन्य पदार्थों की तरह हवा का भी भार और द्रव्यमान होता है। ये हमने यह पहला गुणधर्म अभी हमने सीखा। अब हम दूसरा कृति करेंगे। बगैर सुई के इंजेक्शन की एक सीरीज लेंगे, ठीक है, उसका पिस्टन खींचेंगे। खींचते समय पिस्टन का निरीक्षण करेंगे। पिस्टन सहजता से बाहर की ओर खींचा जा सकता है, ठीक है। पिस्टन देखो आप दिख रहा है, पिस्टन और सामने छिद्र दिख रहा है और पीछे पिस्टन होता है। जो खींचते हैं उसे पिस्टन कहते हैं। तो हम बिना इसको अगर ऐसा करें तो आसानी से पिस्टन पीछे खींच लेते हैं हम लोग। और क्यों खींचते हैं? क्योंकि खाली पिस्टन होते हैं, जैसे जैसे हम पीछे खींचते हैं उस खाली जगह में क्या भर जाता है? हवा भर जाती है। वो सामने जो छिद्र दिख रहा है उसमें से हवा अंदर चली जाती है और वो पिस्टन पीछे पीछे लंबा लंबा हो जाता है और बाद में वहीं पर स्थिर हो जाता है। लेकिन आप दूसरी आकृति देखिए, आप पिस्टन के अंदर पिस्टन को अंदर ढकेलेंगे, ठीक है। अब दूसरा कृति करेंगे हम। अब सीरीज की सुई लगाने वाले छिद्र अंगूठे की सहायता से बंद करेंगे और पिस्टन को बाहर की ओर खींचकर हाथ छोड़ देंगे। पिस्टन खींचने के लिए बल अधिक लगाना पड़ा या कम? देखो, अगर हमने पहले जो चित्र में हमने खींचे थे तो उसमें बल अधिक नहीं लगाना पड़ा। जैसे खींचते गए आसानी से हमने पीछे खींचे, ठीक है, और उसमें हवा भर गई पहले का जो हमने खींचे थे। लेकिन दूसरी बार जब हम खींच रहे थे तो हमें किसकी बल की आवश्यकता हो रही थी, ताकत लग रही थी खींचने के लिए, ठीक है। और जैसे ही हम उसको पीछे खींचते हैं, देखो अभी आगे, जैसे ही पीछे खींचते हैं और खींचकर हम छोड़ देते हैं तो हमने देखा कि ये जो पिस्टन है, पहला वाला पिस्टन स्थिर था, वो जहाँ पर हमने खींचकर छोड़े थे वहीं पर वह स्थिर हो गया था। क्यों? क्योंकि अंदर क्या भर गई थी? हवा। अब वह आगे नहीं ढकेल रहा था। लेकिन दूसरा जो प्रयोग है उसमें पिस्टन को खींचने के बाद अगर जैसे ही हम छोड़ते हैं वो पिस्टन ऑटोमेटिक फिर से अपनी पुरानी जगह पर आ जाता है। ऑटोमेटिक वह अंदर खींचा चला जाता है। हवा में स्थित गैसों, अब ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हाथ छोड़ने पर पिस्टन क्या हो जाता है? पुनः अपनी जगह पे अंदर की ओर, आगे की ओर खिसक जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? हवा में स्थित गैसों के अणु निरंतर हलचल करते हैं। ये अणु जब किसी वस्तु से टकराते हैं तब उस वस्तु पर वे दाब निर्माण करते हैं। ठीक है, हवा में स्थित गैसों के अणु, हवा में क्या होता है? गैसों के अणु होते हैं। ये अणु परमाणु आपने देखा है ना, प्रत्येक वस्तु एक एक परमाणु से मिलकर बना हुआ है। और परमाणु जब एक से ज़्यादा परमाणु जब जुड़ते हैं तो अणु तैयार होता है। ठीक है, परमाणुओं को हम लगभग, बहुत से परमाणुओं को हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ अणुओं को हम, लेकिन जब वो जुड़कर अणु बनते हैं तो हम उन्हें आंखों से देख सकते हैं। तो ये जो हवा के अणु हैं, ये जब किसी वस्तु से टकराते हैं तो वस्तु पर दाब का निर्माण होता है और हवा के दाब को हम वायुमंडल दाब कहते हैं। ठीक है, यानी दाब के कारण क्या होता है, ये जो पिस्टन है वो अंदर की ओर ढकेली जाती है अपने आप। जिस प्रकार आपने देखा होगा कुकर की सीटी जब गर्म हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है अपने आप और आवाज़ करती है ना। तो आपको मालूम है उसमें वाष्प होती है, वाष्प के प्रेशर से क्या होती है, सीटी ऊपर उठती है और आवाज़ निकलती है। उसी प्रकार यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो पिस्टन है अपने आप अंदर खिसकता है क्योंकि हवा के दाब के कारण। सीरीज का छिद्र बंद कर पिस्टन खींचने पर सीरीज में स्थित हवा को अधिक अवकाश प्राप्त होता है और हवा विरल हो जाती है। हमने सामने अंगूठा रखा है, अंगूठा रखने के कारण क्या हो गया है, अंदर खाली जगह निर्मित हो गई, वहाँ हवा नहीं भर पाई, यानी अवकाश प्राप्त हो गया। इसी कारण सीरीज में स्थित हवा का दाब कम हो जाता है और बाहरी हवा का दाब
तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। इसी कारण बाहर की ओर खींचा हुआ पिस्टन हाथ छोड़ने पर तुरंत अंदर की ओर खींच जाता है। यानी उसको अंदर कौन डालता है? बाहर की हवा उस पिस्टन को ढकेलती है, क्योंकि अंदर कम दाब है, तो अधिक दाब की हवा अंदर की ओर जाने के लिए कोशिश करती है और इससे पिस्टन खसकते हुए एकदम तुरंत अंदर चले जाता है। यही सीरीज अलग अलग स्थितियों में रखकर तुम यह प्रयोग दोहराओ, ठीक है, कि कितना यह पिस्टन अंदर जाता है। ठीक है, इस प्रयोग से हमें क्या सिद्ध होता है कि वायुमंडलीय दाब सभी दिशाओं में समान होता है। ठीक है, ये पिस्टन अंदर क्यों गया? क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। इसका कारण हवा का दाब वहाँ कम हो गया है, तो बाहर की हवा अंदर की ओर जाने की कोशिश करती है और पिस्टन को ढकेलते हुए ऑटोमेटिक अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा तो जाती है लेकिन पिस्टन अंदर चले जाता है। ठीक है, सभी विद्यार्थी यह सीरीज, इस प्रकार की सीरीज लेकर आप कृति करके देखेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि वायुमंडलीय दाब सभी दिशाओं में समान होता है। सामान्य रूप से समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1,01,400 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। वायु दाब मापी से यह नापा जा सकता है। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। आपने देखा होगा कि जो समुद्र जो सतह होती है वहाँ पर हवा का दाब सबसे अधिक होता है, सघन होता है। जैसे जैसे हम समुद्र के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हवा का जो दाब है वो कम कम होते जाता है। जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र में गए या हवाई जहाज में गए, वहाँ पर हवा का दाब कम होता है। तो सबसे अधिक हवा का दाब समुद्र तल पर अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर हवा है, जो हवा जो होती है सबसे ज़्यादा सघन होती है। ठीक है, आप समुद्र के किनारे आप जाके देखो, वहाँ पर कितनी हवा जो वातावरण होता है, देखा ना आपने? ठीक है, चलो अब आगे। सन 1726 में स्वीडिश वैज्ञानिक डेनियल बेर्नौली ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि हवा का वेग बढ़ने पर उसका दाब कम होता है, जबकि हवा का वेग कम होने पर उसका दाब बढ़ता है। किसी वस्तु के हवा में गतिशील होने पर उस वस्तु की गति की लंब दिशा में हवा का दाब कम होता है, और फिर आसपास की हवा अधिक दाब से कम दाब की ओर जो दाब के बारे में ये जो स्वीडिश वैज्ञानिक डेनियल बेर्नौली ने यह प्रतिपादित किया कि हवा का वेग बढ़ने से क्या होता है, दाब कम होता है, और वेग कम होने से दाब अधिक होता है। और इसी से क्या होता है, पवनों का निर्माण होता है। जहाँ पर समुद्र होता है तो वहाँ की जो धरती होती है समुद्र तल के पास की, वहाँ पर इसी प्रकार हवा का दाब कम अधिक होने से पवनों का निर्माण होता है। ठीक है, ये किसने प्रतिपादित किया? सन 1726 में स्वीडिश वैज्ञानिक डेनियल बेर्नौली। ये नाम आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आपको अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट में आप इस वैज्ञानिक की आप छायाचित्र निकाल कर यहाँ चिपकाएंगे कॉपी में, और उनसे अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, यानी पवनों का निर्माण दाब के कारण होता है। अब हम दूसरी कृति करेंगे। प्लास्टिक का एक कप में पानी लेकर उसमें एक स्ट्रॉ सीधा खड़ा करेंगे। दूसरे स्ट्रॉ का एक छोटा टुकड़ा पहले स्ट्रॉ के मुंह के पास समकोण बनाते हुए पकड़ेंगे। ठीक है, स्ट्रॉ के छोटे टुकड़े से आप चित्र के अनुसार आप सेटिंग करेंगे। स्ट्रॉ का जो छोटा टुकड़ा है वह दूसरे सिरे से जोर से फूंक मारेंगे। तुम्हें पानी का फव्वारा उठता हुआ दिखाई देगा। आपको यह घर में करके देखना है इस प्रकार।
एक कप लेना है, उसमें पानी भरना है और उसमें स्ट्रॉ नली डुबाएंगे। आप देखेंगे स्ट्रॉ नली पानी से पूरी डूब जाएंगी। फिर दूसरी छोटी स्ट्रॉ नली लेना, पूरी लंबी वाली नहीं लेना, टुकड़ा टुकड़ा लेना, छोटा वाला, ठीक है। और वहाँ से आप फूंक मारेंगे। छोटे स्ट्रॉ से फूंक मारने पर उसके पानी की हवा, जो पानी के सामने की जो हवा है, जो स्ट्रॉ के ऊपर की, वो दूर ढकेली जाती है और इस कारण उस स्थान की हवा का दाब कम हो जाता है और कप में डूबे स्ट्रॉ के मुंह के पास की हवा का दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। इस कारण कप का पानी अधिक दाब से कम दाब की ओर अर्थात ऊपर की दिशा में ढकेला जाता है। यह पानी फव्वारे के रूप में बाहर आता है। तुम पाओगे कि जितनी जोर से फूंक मारी जाएंगी फव्वारा उतना अधिक उठता है। स्ट्रॉ का यह फव्वारा बेर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर जो देखे ना, कम दाब यानी क्या देखे थे हमने, हवा का वेग कम होने पर दाब बढ़ता है और पड़े किसी वस्तु में हवा में गतिशील होने पर वस्तु की गति की लंब दिशा में हवा का दाब कम होता है और फिर आसपास की हवा अधिक दाब से कम दाब की ओर जोर जोर से बहने लगती है। ऐसा ही कुछ प्रयोग होता है। ये जो आपने देखा होगा, पानी से भरी स्ट्रॉ, ऊपर हवा है लेकिन जैसे ही फूंक मारते हैं तो उतना क्षेत्र क्या हो जाता है, हवा वहाँ से हट जाती है और कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो नीचे से क्या होती है, हवा ऊपर की ओर बहने की कोशिश करती है और जिसके कारण पानी ऊपर उठता है और उसका फव्वारा हमें दिखाई देता है। सभी विद्यार्थी यह कृति घर में करेंगे। समझ में आया सबको? यहाँ पर ये जो कृति में हवा के दाब का परिणाम बताया गया है। दिख रहा है सबको? ध्यान से देखिए, ये कृति सभी को करना है। जो विज्ञान में जो छोटे छोटे कृति दिए रहते हैं वो आपको घर में करके दिखना है। इसी से आपका क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। धन्यवाद। आगे का भाग हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।